1 फरवरी 1996 का दिन है। नेपाल में ठंड हल्की हो चुकी है और अपने अवसान की तरफ है। एकाएक पहाड़ में बसे 2 जिलों रुकुम और रोल्पा में बंदूकें तड़तड़ा उठी हैं। अचानक ही 3 पुलिस थानों पर हमला होता है। हमला किया है कम्युनिस्टों ने और इस विद्रोह के नेता हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड और बाबूराम भट्टाराय। ये दोनों नेता बाद में नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। इस हमले के साथ ही नेपाल में कम्युनिस्ट क्रांति का ऐलान हो उठा। दशकों बाद वैश्विक पटल पर फिर से किसी लाल क्रांति की आहट सुनाई पड़ी है। अभी किसी को भी नहीं पता होता है कि ये दिन नेपाल में ऐतिहासिक मोड़ लेने वाला है। 13 फरवरी का ये दिन 200 सालों से चली आ रही राजशाही खत्म करेगा और फिर खुद के लिए भी भस्मासुर बन जाएगा। तारीख बदलती है और कैलेंडर में 8 सितंबर 2025 का दिन आता है। नेपाल में इस बार युवा सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि देश में करप्शन चरम पर है और सोशल मीडिया बैन गलत है। प्रदर्शन इतना बढ़ता है कि सत्ता भोग रहे कम्युनिस्ट नेता जान बचाकर भागते हैं। इन दोनों तारीखों के बीच वो कहानी छुपी हुई है जिसने नेपाल को उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वो आज राह तलाश रहा है। इन 2 तारीखों के बीच कम्युनिस्टों की वो करतूतें हैं जिनके चलते नेपाल राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से रसातल में चला गया है। जिस 13 फरवरी 1996 की तारीख का मैंने जिक्र थोड़ी देर पहले किया, उस दिन नेपाल में माओवादी क्रांति की शुरुआत हुई थी। माओवादी नेता बाबूराम भट्टाराय ने तब के प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा की सरकार को 40 मांगों वाला एक पत्र दे रखा था और इसकी डेडलाइन भी तय की हुई थी। लेकिन डेडलाइन पूरी होती इससे पहले ही उन्होंने लगभग 6 जिलों में हमले शुरू कर दिए थे। एक रिपोर्ट कहती है कि यह हमला करते समय माओवादियों के पास मात्र 2 बंदूकें थीं। ये वो बंदूकें थीं जो CIA ने तिब्बत में लड़ाकों को दी थी चीन से लड़ने के लिए। माओवादियों ने इसी के साथ ऐलान किया कि उन्होंने सशस्त्र क्रांति की शुरुआत कर दी है और वो नेपाल की राजशाही को उखाड़ कर ही रहेंगे और कम्युनिस्ट सत्ता स्थापित करेंगे। 1996 में शुरू हुआ माओवादियों का ये संघर्ष 2006 तक चला, लेकिन तब तक कोसी और बागमती में बहुत पानी बह चुका था। पशुपतिनाथ के राष्ट्र में इन 10 वर्षों में पशु और आदमी का भेद मिट गया था। नेपाल का समाचार पोर्टल ऑनलाइन खबर कहता है कि 10 वर्ष तक चली इस लड़ाई में 17,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि 3,000 लोग कहां चले गए इसका पता ही नहीं चला। OHCHR एजेंसी इसके नंबर कुछ कम बताती है। इन मरने वालों में नेपाल की सेना के 4,000 जवान और 8,000 से अधिक माओवादी गुरिल्ला भी शामिल थे। घायल होने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। न जाने कितने घर इस लाल क्रांति में उजड़े और न जाने कितने ही लोग अपने ही देश में शरणार्थी हो गए। 10 साल तक चले इस संघर्ष के दौरान नेपाल कई बार रोया, चाहे वो 2001 में भालूबांग में पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी पर हुआ हमला हो या फिर 2005 में कालीकोट का हमला, जब माओवादियों ने 40 पुलिसकर्मियों को लाइन से खड़ा करके गोली मारी थी। माओवादी क्रांति को मॉरल सपोर्ट भारत से भी मिलता रहा। सोनिया गांधी की UPA सरकार ने कई बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजशाही पर बातचीत का दबाव बनाया। सीताराम येचुरी और देवी प्रसाद त्रिपाठी जैसे कम्युनिस्ट नेता इन कम्युनिस्ट गोरिल्ला को खुला समर्थन करते रहे। यही वो दौर था जब लिबरल वामपंथी भारत के तिरुपति से नेपाल के पशुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने के सपने देखा करते थे। इस माओवादी क्रांति की लपटें काठमांडू भी पहुंचती रहीं, लेकिन 2001 के एक वाकये ने नेपाल की बुरी हालत की और उसको और बिगाड़ दिया। 1 जून 2001 को नेपाल के राज दरबार नारायण हिती पैलेस में प्रिंस दीपेंद्र ने गोलियां बरसाकर अपने पिता और नेपाल के राजा किंग बीरेंद्र की हत्या कर दी। दीपेंद्र ने इसके साथ ही अपनी माँ नेपाल की रानी ऐश्वर्या और अपनी बहन प्रिंसेस श्रुति के साथ 9 लोगों को भी मार दिया। दीपेंद्र ने इसके बाद खुद को भी गोली मार दी और 3 दिन बाद उनकी भी कोमा में मौत हो गई। कहा जाता है कि दीपेंद्र देवयानी राणा नाम की लड़की से विवाह करना चाहते थे, लेकिन रॉयल परिवार इसकी इजाजत नहीं दे रहा था, जिसके चलते ये हत्या हुई। हालांकि सभी इस पर विश्वास नहीं करते हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है कि दीपेंद्र इन माओवादियों से कड़ाई से निपटना चाहते थे, लेकिन राजा इस पर सहमत नहीं थे, इसलिए हत्या हुई। हालांकि असली मोटिव आज तक नहीं पता चल पाया है। कोई अमेरिका तो कोई चीन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता आया है।
नेपाल में इस घटना के बाद राजनीतिक वैक्यूम और गहरा हो गया। माओवादी इस बीच दीमक की तरह देश को खाते रहे। नेपाल में 2006 में एक समझौता हुआ और माओवादियों ने अपनी बंदूक छोड़ दी। लेकिन इन 10 वर्षों की क्रांति ने नेपाल को सभी मोर्चों पर ध्वस्त कर दिया। सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को। इससे अभी तक चली आ रही संवैधानिक राजशाही की व्यवस्था खत्म हुई, जिसने नेपाल को एक साथ बांध रखा था। ये बात सही है कि आज का युग राजे रजवाड़ों का नहीं है, लेकिन उसको हटाकर कच्ची ज़मीन पर नेपाल में लोकतंत्र थोपा गया, जिसके चलते ये राष्ट्र कभी स्थिर नहीं हो पाया। आप समझिए कि बाकी राष्ट्रों और नेपाल राजशाही में अंतर है। राजा के हटने के 2 दशक बाद भी नेपाल में लाखों हजारों की भीड़ उन्हें देखने उतरती है। राजा आओ देश बचाओ के नारे लगाती है। नेपाल में राजा को भगवान की तरह देखा जाता रहा है। उसे एक क्रूर शासक नहीं बल्कि धर्म का प्रतिपालक माना जाता है। नेपाल में भी धीमे धीमे लोकतंत्र आ रहा था, लेकिन माओवादियों ने इस प्रक्रिया को डिरेल कर दिया। और बदले में नेपाल को क्या मिला? नेपाल को 18 सालों में 15 प्रधानमंत्री मिले, 4 चुनाव और 2 संविधान मिले। नेपाल ने 5 बार देउबा और 4 बार ओली प्रचंडा जैसे नेताओं को पीएम बनते हुए देखा। क्या संसद और क्या राज्य, सब कहीं राजनीतिक कोलाहल इन वर्षों में नेपालियों का प्रारब्ध बनकर रह गया। और इसी का नतीजा है कि आज नेपाल में जनता उन कम्युनिस्टों से भी त्रस्त हो चुकी है जिनको 2008 में वो कंधों पर बिठाकर काठमांडू छोड़ आई थी। और इसके बाद 9 सितंबर को वो हुआ जो आप सबने देखा। जो कम्युनिस्ट कभी 5000 लोगों को मारने का दावा करते थे, उन्हें अपनी जान बचानी भी भारी पड़ गई थी। उन्हें उसी आर्मी ने बचाया जिसके खिलाफ वो कथित जनयुद्ध करते हुए आए थे। लेकिन माओवादियों ने नेपाल के ढांचे में राजनीतिक सेंध ही नहीं लगाई थी, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक सामाजिक रूप से भी उसे पीछे धकेल दिया। नेपाल 2008 तक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। इसकी तब लगभग 81% आबादी हिंदू थी। माओवादियों ने नेपाल से उसकी आत्मा छीन ली थी, उसे सेक्युलर बना दिया था। इसी दौरान नेपाल में इस्लाम और ईसाईयत तेजी से बढ़ने लगे। जिन पहाड़ी इलाकों में लोग ईसाईयत का भी ई नहीं जानते थे, वहां चर्च उगने लगे। दक्षिण कोरिया से पादरी आकर यहाँ धर्मांतरण करवाने लगे थे। वर्ष 2001 में नेपाल में ईसाइयों की आबादी 1 लाख थी, जो 2021 में बढ़कर 5 लाख के पार हो गई थी। यानी इसमें 5 गुने की बढ़ोतरी हुई थी। ये नंबर उनका है जो खुद को खुले तौर पर ईसाई बताते हैं। बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ईसाईयत का पालन करते हैं, लेकिन धर्म वाले कॉलम में हिंदू लिख देते हैं, जिन्हें क्रिप्टो क्रिश्चियन कहा जाता है। बीबीसी की एक रिपोर्ट बताती है कि नेपाल में 7700 से ज़्यादा चर्च हैं। नेपाल में भी धर्मांतरण का खेल भारत के जैसा ही खेला जा रहा है। चमत्कार से लेकर लोभ लालच तक के मामले नेपाल से सामने आए। सिर्फ ईसाईयत ही वो काला बादल नहीं है जो नेपाल की संस्कृति पर छाया है, बल्कि बुद्ध की जन्मभूमि पर इस्लाम भी तेजी से पैर पसार रहा है। नेपाल में वर्तमान में 5% यानी लगभग 15 लाख मुस्लिम बसते हैं। ये आबादी 2001 से 2021 के बीच में लगभग दोगुनी हुई है। सबसे बुरा हाल उन जिलों का है जो यूपी या बिहार के बॉर्डर शेयर करते हैं, यानी तराई इलाके में बसे हुए हैं। यहाँ पर स्वास्तिक वाले घर भी 786 से रिप्लेस हो गए हैं। गांव का भी नाम बदल दिया गया है। पूरे के पूरे शहरों पर इस्लामी प्रभाव दिखाई पड़ता है। और नेपाल में ये सब उसी दौर में तेजी से हुआ जब या तो कम्युनिस्टों ने आंदोलन छेड़ा हुआ था या फिर वो सत्ता में थे। राजशाही के दौरान नेपाल में ईसाईयत और इस्लाम का प्रभाव सीमित रहा था। पहले से दुनिया के गरीब देशों में शामिल नेपाल पर इस कथित क्रांति का आर्थिक रूप से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। रोज हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के चलते नेपाल वर्तमान में दुनिया को कामगार एक्सपोर्ट करने वाले देशों में तब्दील हो गया। हर नेपाली इन कम्युनिस्टों से त्रस्त होकर बस इस जुगाड़ में लग गया कि कैसे वो देश छोड़कर चला जाए। पहले जहां नेपाल के लोग भारत काम की तलाश में आते थे, तो वहीं इस हिंसा के दौर के चलते वो खाड़ी देशों समेत ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी भागने लगे। 2020 में आई नेपाल के श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट इस ट्रेंड की भयावह सच्चाई बताती है। रिपोर्ट बताती है कि 1994 में जहां केवल 3500 लोगों ने विदेश जाने के लिए वर्क परमिट मांगा, तो यही नंबर 2003 से 2004 में 1 लाख तक पहुंच चुका था। यानी जब से कम्युनिस्टों ने देश को तबाह करना चालू किया तो लोग विदेश भागे।
2013 से 2014 में ये नंबर तो 5 लाख के पार हो चुका था। नेपाल में 2021 में हुई जनगणना ये बताती है कि वर्तमान में 22 लाख लोग नेपाल से बाहर काम कर चुके हैं। नेपाल की इकोनॉमी भी बाहर से आने वाले पैसे पर निर्भर है। एक डेटा बताता है कि नेपाल की जीडीपी का 1/3 हिस्सा वर्तमान में विदेश से आने वाले रेमिटेंसेस पर निर्भर है। कम्युनिस्टों के आंदोलन से पहले यह हिस्सा इकाई आंकड़ों में भी सीमित था। जब से कम्युनिस्टों की छाया नेपाल पर पड़ी है, तब से उसकी जीडीपी ग्रोथ रेट भी कुछ खास नहीं रही है। यह औसतन 4% से लेकर 5% रहेगी। नेपाल जैसे यंग देश के लिए 4% की जीडीपी ग्रोथ रेट ना के बराबर रह जाएगी। पूरी दुनिया में चीन को छोड़कर ज्यादातर कम्युनिस्ट मॉडल आज तक फेल हो चुके हैं। नेपाल इसका सबसे नया प्रयोग था। नेपाल की क्रांति 21वीं सदी की अकेली और पहली कम्युनिस्ट क्रांति थी। इस पर जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने इस बात की मुहर लगा दी है कि ये कम्युनिस्ट क्रांति अंतिम क्रांति होगी।